दोस्तों नमस्कार। यूपी पीसीएस 2022 परिणाम के बाद काफ़ी सवाल आप लोगों के मुझे मिल रहे थे कमेंट बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम हो, व्हाट्सअप हो। हमारे मित्रों से भी आप लोग मेरे बारे में जानकारी ले रहे थे, मेरी स्ट्रेटजी पूछ रहे थे, रणनीति पूछ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे लगा कि आज वो समय है कि मैं अपने बारे में कुछ बात आप लोगों को करूं, जिससे आप लोगों को थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि मैंने आज तक अपने बारे में बात नहीं की आपसे। आप बहुत वर्षों से हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारा प्यार आप लोगों का मिला है, बहुत सारे अभियानों में सहयोग मिला है, बहुत सारे प्रश्न मुझको लेकर के थे, आयोग और मेरे संबंधों को लेकर भी थे। उन सब को भी इस रिजल्ट ने थोड़ा दूर किया है। और हाँ, निश्चित रूप से मेरे मन में भी एक भ्रांति थी, शायद वो दूर हुई है। तो और मैं क्या करता हूँ, क्या मेरा पहला चयन है, या मैं इसके पहले भी कुछ करता था, या यूट्यूबर ही हूँ, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे और आपको अपनी गलतियों के बारे में बताएंगे। क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है अगर आपको समय से सफलता पानी है। तो पढ़ाने का एक अलग दिशा होती है, पढ़ाने की एक अलग श्रेणी है। कई श्रेणियाँ होती हैं समाज में। कोई बहुत अच्छा वक्ता होता है, बहुत अच्छा कोई शिक्षक होता है, कोई बहुत अच्छा पढ़ने वाला होता है। सबकी कैटेगरीज अलग अलग हैं। तो अगर मैं आप लोगों को अच्छा पढ़ाता दिखता हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं बहुत अच्छा छात्र रहा हूँगा, बहुत अच्छा मैं पढ़ने में भी रहा हूँगा। क्योंकि किसी चीज़ को समझ करके उसको एनालिटिकल वे में पढ़ा लेना, ये शिक्षक की खूबी होती है। लेकिन एक शिक्षक बहुत बड़ा ज्ञानी हो, ये जरूरी नहीं होता है। कारण क्या है, आज मैं चर्चा करूंगा आपको। देखिए, यूपी पीसीएस 2022 परिणाम ये बहुत वर्षों से जुड़े हुए, मुझसे जुड़े हुए और उससे पहले के आंदोलनकर्ताओं से जुड़े हुए एक बड़े प्रश्न को समाप्त करता है कि जो आयोग के अगेंस्ट आंदोलन करते हैं, डिमांड करते हैं या फिर नेतृत्व करते हैं किसी आंदोलन का, वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिए जाते हैं। आपको पता है 2017 में जो आंदोलन हुआ उसमें जेल भी गया मैं, जो लोग पहले से जुड़े हैं। उसके बाद 2017 में इंटरव्यू के बाद जो मेरा परिणाम आया, आप लोगों ने देखा कि ऐसा लगा, उस परिणाम को देखने के बाद हर विषयों के नंबर जिस तरीके से मिले थे, तो ऐसा लगा मैनिपुलेशन हुआ है और मुझे फेल किया गया है। वहीं से एक बात सामने आई, तमाम लोग उस समय भी पोस्ट कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि उत्कर्ष जी ये आयोग में ब्लैक लिस्टेड हो गए हैं और अब आने वाले समय में इनका चयन नहीं हो सकता है। तो ये मेरे मन में भी ये चीज़ आ गई थी कि क्या ऐसा है। लेकिन इस परिणाम में चूंकि नाम आ गया है, हालांकि मुझे वो जॉब करनी नहीं है, कारण भी मैं बताऊंगा, उसका तो वेरिफिकेशन मुझको नहीं कराना है। कारण यह है सीधा सीधा कि उससे कहीं अच्छी जॉब मैं छोड़ कर आया हूँ, और भारत सरकार की और सारी सुविधाओं से युक्त जॉब। तो वो मेरी पहली प्राथमिकता नहीं थी। प्राथमिकता ये थी यह जानना कि क्या मेरा चयन आयोग करता है या नहीं करता है। तो बड़ी भ्रांति यहाँ से टूटी है। अब आप लोग मेरी रणनीति के बारे में पूछ रहे थे, तो मेरी रणनीति आप लोग कतई मत अपनाइएगा, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि यूट्यूब पे पढ़ाते पढ़ाते क्या तैयारी हो सकती है। तो मेरा जो बिजी शेड्यूल है, आज से 2 साल पहले जब मैंने जॉब छोड़ी अपनी, तो उसके पहले जो शेड्यूल था वो तो और ज़्यादा हेक्टिक था। मतलब पढ़ाना भी, फिर अपना वर्क भी करना, वर्क बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्क। ठीक है, एक समझ सकते हैं आप, थाना इंचार्ज था मैं, और विजिलेंस में भी जब था, विजिलेंस में भी बहुत सारे छापे मारने पड़ते थे और पूरी रणनीति बनानी पड़ती थी एक रात पहले ही, कहाँ पर क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इतना हेक्टिक वर्क, उसमें फिर समय निकालना अपनी पढ़ाई के लिए और फिर पढ़ाना भी साथ साथ, यूट्यूब भी चलाना, ये बोलने में जितना आसान लग रहा है, आप लोग कभी अगर ऐसा मौका मिलेगा तभी आप लोग ये समझ पाओगे कि कितना हेक्टिक चीज़ होता होगा। इतना दौड़ धूप करने के बाद फिर पढ़ाई करना और फिर पढ़ाना भी, ये तिहरा जो काम पड़ जाता था। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा आप लोग मेरी स्ट्रेटजी अपनाइए, क्योंकि अगर आपको जल्दी सफलता चाहिए तो आपको चाहिए कि 1 वर्ष 2 वर्ष के लिए पूरी तरीके से अपनी लाइफ को प्राइवेट कर लीजिए। ठीक है, एकदम प्राइवेट अपनी लाइफ कर लीजिए, कमरा बंद करके पढ़ाई करिए।
अर्थात आपकी दुनिया आपकी किताब हो जानी चाहिए, आपके मटेरियल स्टडी मटेरियल हो जाने चाहिए, और दुनिया से कोई मतलब नहीं आपका। केवल खाने पीने नहाने धोने जो डेली के वर्क हैं आपके, जो दिनचर्या है, उसको छोड़ करके बाकी कामों से आपका कोई लेना देना नहीं होगा। आपको इतनी आसानी से इतनी जल्दी सफलता मिल जाएगी जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। ये जो वर्ष दर वर्ष झेलने वाली जो लगातार ये 5 वर्षीय या जो 10 वर्षीय योजना है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। 1-2 वर्षों में आपको सफलता मिल जाएगी। खासकर जो लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेज में है तैयारी की, ये चीज़ अपना कर देखिए। 1 वर्ष 2 वर्ष पूरी तरीके से अपने आप को व्यवस्थित तरीके से प्राइवेट कर लीजिए अपनी लाइफ को, और सबको ये विश्वास दिलाइए कि ये जो है एक बड़ा परिणाम देगा, जो साल दर साल की जो प्रतीक्षा है इसको समाप्त करेगा। थोड़ी बहुत किस्मत का भी सहयोग होना चाहिए, लेकिन पूरी ये अगर आप करते हैं तो किस्मत अपने आप कर्म का इज्जत करती है, कर्म का आदर करती है आपके, ये आप देखेंगे। तो मेरी रणनीति आप लोग मत अपनाइएगा। मेरी रणनीति बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्थित, जब मौका मिला तभी पढ़ पाए, पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस रहा इन वर्षों में, इसलिए जो पढ़ाया मैंने वही मेरी पढ़ाई का स्रोत आप मान सकते हो। ठीक है, जो आपको पढ़ाते हैं वही पढ़ाई का स्रोत है। इंटरव्यूज़ कई बार हो गए, यूपीएससी में भी हो गया। ठीक है, वो कैसे मैंने दिया, किस तरह से पढ़ा, वो मुझे स्वयं नहीं याद है कि मेरी क्या स्ट्रेटजी रही होगी, क्योंकि अव्यवस्थित थी, उसमें कुछ बताने लायक ऐसा है नहीं कुछ खास। तो यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ आप लोगों को जो मैं रणनीति बताता हूँ उस पर आप लोग ज़रूर चलिए, क्योंकि वो आप लोग कर सकते हो। मुझे ये पता है कि कैसे चक्रव्यूह तोड़ना है, लेकिन चक्रव्यूह स्वयं तोड़ें यह ज़रूरी नहीं है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी मुझे स्वयं भी। अगर आपको आंसर राइटिंग कराते हैं और हम नहीं करते हैं, तो भले ही मुझे लाख जानकारी हो कि कैसे आंसर लिखना है, लेकिन अगर मैंने आंसर नहीं लिखे हैं तो फिर उसका लाभ मुझे कैसे मिल सकता है। तलवारबाजी कैसे करनी है ये तो मैं बता सकता हूँ, कोई बता सकता है, लेकिन तलवार चलाकर ही उसमें आप लब्ध प्रतिष्ठ हो सकते हैं, उसमें आप सक्षम हो सकते हैं। तलवारबाजी में बताने से सक्षम नहीं हो सकते। तो ये चीज़ है रणनीति के बाद। क्या यह मेरा पहला चयन है किसी परीक्षा में? तो बिल्कुल नहीं। ऑलरेडी 6 गवर्नमेंट जॉब, जिसमें 3 रेलवेज़ में थी और 1 बैंकिंग में थी, बैंक पीओ की। एक परीक्षा आपकी एफसीआई की होती थी, एसएससी के थ्रू पहले होती थी, शायद अब नहीं होती है, और एसएससी का एग्ज़ाम होता है, उसमें ऑडिटर का एक पद होता है। तो इतनी सारी जो परीक्षाएं हैं, 6 परीक्षाएं एक साथ ही लगभग ये जॉब मिली थी मुझे, 1 वर्ष के भीतर ये जॉब्स मिली थी। इनमें से रेलवे की एक जॉब मैंने चुनी थी, रेलवे में आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की, चूँकि वर्दी बहुत पसंद थी मुझको। उसके बाद विजिलेंस में मैं गया, मैंने इंटेलिजेंस में काम किया, नारकोटिक्स में काम किया। काफ़ी समय मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में दिया, और वहाँ सुविधाएं, सुख सुविधाएं, चाहे वो सैलरी हो, एक्स्ट्रा सैलरी, अगर डेपुटेशन पे गया तो एक्स्ट्रा सैलरी, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन फिर ये मन हुआ कि अपने स्टेट में जा कर के कुछ वर्क किया जाए, और कुछ ऐसा वर्क किया जाए जहाँ रिकॉग्निशन मिले। वहाँ सारी चीज़ें थी, रिकॉग्निशन नहीं था। तो यूट्यूब एक अच्छा माध्यम मिला जहाँ रिकॉग्निशन मिल सकती थी। स्टार्ट किया, और स्टार्टिंग में ही बहुत सारा प्यार मिला। आज भी बहुत सारे लोग जो सेलेक्ट हो चुके हैं और जो लगे हुए हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, इतना विश्वास बनाए हुए हैं। काफ़ी लोगों का इंटरव्यू कई बार हो गया, चयन नहीं हुआ। काफ़ी लोग इंटरव्यू पहली बार में ही चयन हो गया, लेकिन अभी भी जुड़े हुए हैं सब। तो आप लोगों का काफ़ी प्रेम मिलता आया है, बहुत सारा, जितना मैं बता भी नहीं सकता, जितना सोच भी नहीं सकता था। शायद मैं अगर यूपीएससी क्वालिफाई कर लेता, 2012 मेरा यूपीएससी पहला मेंस था, अगर क्वालिफाई हो जाता तो शायद रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती इतनी, जितनी आज की डेट में मुझे मिली है आप लोगों के थ्रू, जितना प्यार मिला है। तो जो होता है मुझे ऐसा लगता है अच्छे के लिए होता है। 2013 में पीसीएस में अगर सिलेक्शन हो जाता, पहला मेंस था, पहला मेरा अटेम्प्ट था पीसीएस, यूपी पीसीएस का, उसमें चयन से थोड़े से अंकों से रह गया था। अगर उसमें चयन हो जाता तो भी कहीं ना कहीं मैं विलुप्त हो जाता, आप लोगों से इंटरेक्शंस ना हो पाते। तो
उस समय बुरा लगा था, लेकिन आज ये सोचता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि रिकॉग्निशन मिली, और आप लोगों के प्यार की बदौलत ही मैं एक बड़ी जॉब छोड़ने की सोच सका, क्योंकि आज की डेट में कोई जॉब मिल नहीं रही है और मैंने इतनी अच्छी हाई प्रोफाइल जॉब छोड़ दी, रेलवे की, वो भी। इस दौरान मैंने बताया आपको कि अव्यवस्थित तैयारी, लेकिन उसकी बदौलत भी, क्योंकि पढ़ना अगर आप 1 वर्ष पढ़ते हो और वही चीज़ अगर आप 3-4 वर्षों में पढ़ लेते हो तो आप इक्वल तो हो ही जाते हो, भले समय ज़्यादा लगता है। तो क्वालिटेटिव पढ़ाई तो जारी रही मेरी। उसकी बदौलत मैंने एक इंटरव्यू यूपीएससी में दिया, यूपीएससी सीएससी का, और मैंने 3 इंटरव्यूज़ जो हैं यूपीपीसीएस के दिए। एक इंटरव्यू यूकेपीएससी का दिया, यूकेपीसीएस का, और 2 इंटरव्यू मैंने एमपीपीएससी के दिए। तो इतने इंटरव्यूज़ में सिविल सर्विसेज जो एडमिनिस्ट्रेशन के एग्ज़ाम हैं इनका दे चुका। यूपीपीसीएस 2022 से मेरा चौथा इंटरव्यू था यूपीपीएससी में, और इसमें मेरा चयन हुआ। हर बार मेरा जो चयन है उसमें बड़ी भूमिका रही वैकल्पिक विषय की, कि मेरा चयन न होने पाए, बहुत बड़ी भूमिका रही। आप मेरे मार्कशीट अगर देखें जो मैंने शेयर किए हैं फेसबुक पे, वहाँ भी जियो स्टडी नाम का एक ग्रुप है। बहुत दिनों से मैं फेसबुक चला नहीं रहा हूँ, इसलिए वहाँ आप लोगों ने देखा होगा पहले ही। तो उसमें आपने देखा होगा वैकल्पिक विषय का हमेशा एक बड़ा रोल रहा, इसलिए ये मेरी व्यक्तिगत पीड़ा भी थी वैकल्पिक विषय को हटवाना, क्योंकि वो जो स्थिति थी वैकल्पिक विषय जो आपको दूर करता था, वही लोग समझ पाएंगे जो साक्षात्कार के बाद चयन से कुछ अंकों से रह गए हैं और बाद में पता चला है कि अगर वैकल्पिक विषय में औसत अंक भी मिल जाते तो शायद उनको बहुत अच्छे पद मिल जाते। तो इस बार ये रोड़ा हट गया है। अब आप लोगों को बहुत ऊर्जा के साथ, पूरी ऊर्जा, ऐसा लगना चाहिए कि पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, पहला पैटर्न है आपके लिए, उस तरीके से आपको लग जाना है। इस बार जो सबसे बड़ा रोड़ा था वैकल्पिक विषय ऑप्शनल, वो हट गया है। तो अब बिल्कुल किसी तरह की कोई भ्रांति न पालिए। हर तरह की भ्रांति, खासकर जो लोग आंदोलन करते हैं वो भी किसी तरह की भ्रांति में न रहें। सबका चयन होता है। अगर पहले था भी ये व्यवस्था तो वर्तमान चेयरमैन ने शायद सोचा होगा कि नहीं, वेलफेयर के लिए कुछ काम करना है, तो उन्होंने किया है। तो फिलहाल ये चीज़ अब नहीं है, ये भी मानकर आप चलिए तो आपके लिए सुनहरा मौका है आने वाला समय। अब अपने बारे में कुछ चीज़ें व्यक्तिगत। मैं जो सरकारी स्कूल होता है गांव का, प्राइमरी मिडिल, पहले कुछ अच्छी स्थिति में रहता था। पहले मिड डे मील वगैरह का सिस्टम नहीं था, तो पहले पढ़ाई के लिए ही जाते थे, और अक्सर गांव में जो संपन्न घरों के लड़के हैं वो भी वहाँ पढ़ते थे, तो उनके घर वालों का दबाव, प्रेशर रहता था और पढ़ाई होती थी, जो भी होती हो पढ़ाई होती थी। ऐसा नहीं कि डामाडोल स्थिति थी आज की तरह। हालांकि फिर से सुधार सुनने में आ रहा है कि अब धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन तब था ऑलरेडी जो है इतना जो है शिक्षक भी काफ़ी जिम्मेदारी के साथ पढ़ाते थे और पीटते भी थे खूब। उसमें ये नहीं था कि पीछा करके टीचर्स को आजकल जो गिरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, मार दिया जाता है, ये सब चीज़ें नहीं थी। तब लोग डरते थे, घर वालों से बहुत डरते थे अपने। तो प्राइमरी मिडिल वहाँ पर कंप्लीट किया। उसके बाद फिर शहर में आया। शहर में पहली क्लास में काफ़ी कुछ नया सा, नई तरह की पढ़ाई, टाट की जगह जो है चेयर और टेबल पे पढ़ाई करना शुरू। तो एक नया माहौल था। नए माहौल में थोड़ी सी वहाँ पर दिक्कत हुई मुझको, लेकिन 9 से जब फाइनल रिज़ल्ट आया तब से काफ़ी स्पीड तब तक मैं पकड़ चुका था। फिर 10th 11th 12th यूपी बोर्ड से किया, हिंदी माध्यम से। अमूमन सभी करते थे पहले, इंग्लिश माध्यम का इतना नहीं था। उसके बाद 1-2 साल आईआईटी की तैयारी किए। ये था कि आईआईटी या AIEEE में होगा तभी हम तभी हम एडमिशन लेंगे। दोनों में नहीं हुआ। यूपीटीयू में हुआ था, सरकारी स्कूल में हुआ था, सरकारी कॉलेज में हुआ था, सॉरी, ठीक है, SBTI में, बट गए नहीं। उससे बेहतर, चूँकि उस समय रिसेशन का दौर था, 2008 का समय था ये, और ये सुनने में आ रहा था, समझ में आ रहा था कि जॉब आने वाले समय में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सीमित हो जाएंगी या फिर
न के बराबर रहेंगी। बहुत ज़्यादा सरवाइव करना पड़ेगा, इतने सारे कॉलेज उस समय खुल रहे थे। तो वो डिनाई करके फिर बैचलर ऑफ साइंस किए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस ये मेरा विषय था। उस दौरान ये था मन में कि नहीं, अब साइंटिस्ट बनना है। साइंटिस्ट बनना और सिंगर बनना, ये दो चीज़ें उस समय दिमाग में थी। तो सिंगर के लिए भी ट्राई किए। उसमें घर वालों ने टांग पकड़ लिया कि नहीं, पहले सफल हो जाओ कहीं, उसके बाद ये ठीक है। उसको तिलांजलि देनी पड़ी। और फिर पूरी तरीके से ये हुआ कि नहीं, जैम IIT में जा कर के रिसर्च करना है, वैज्ञानिक बनना है। जैम में ऑल इंडिया अच्छी रैंक आई मेरी और IIT खड़गपुर में एडमिशन हुआ। तभी IIT में जाने के बाद जो सपना लेकर गए थे, वहाँ ये लगा कि नहीं, बहुत यहाँ सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि इतना सहयोग आपको मिलता नहीं कुछ अगर इनोवेटिव चीज़ आप सोचते हो तो थोड़ा सा निराशा हुई। बाद में इलाहाबाद के बारे में, प्रयागराज के बारे में आपको पता होगा कि पहले रिजल्ट जब आते थे IAS के, तो एक एक हॉस्टल से 10-10 लोग सेलेक्ट हो जाते थे। ठीक है, एकदम उत्सव का माहौल रहता था। तो एक चीज़ मोटिवेट की कि हमको भी सिविल सर्विसेज में जाना है। तो उस दौरान कुछ कोर्सेज़ किए, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्सेज। और उसके बाद मेरी जॉब लग गई। जॉब्स ये हुआ कि जॉब कुछ कर लेते हैं, वनडे एग्ज़ाम्स दिए, क्योंकि मैथ वगैरह था तो बहुत आसान हुआ वनडे एग्ज़ाम्स उस समय देना, और आराम से निकल गए। 5-6 जॉब्स एक साथ में लगी, जिसका मैंने जिक्र किया। तो उसमें से रेलवे मैंने की। जॉब के दौरान बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, खासकर ये कि आप फ्रीडम अपनी त्याग दो तब आप जॉब करने जाओ। क्योंकि आपको, अगर आप स्वतंत्रता पसंद हैं, तो आपको कोई भी जॉब अच्छी नहीं लगेगी, चाहे IAS की हो, वो भी आप छोड़ दोगे। यही ठीक मेरे साथ भी हुआ। जॉब में मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं मैंने अपनी आज़ादी को दान कर दिया। हालांकि ऐसा आपको नहीं सोचना है, क्योंकि अगर ऐसा हर कोई सोचने लगा तो फिर कौन जॉब करेगा। लेकिन मेरी जो स्थिति थी यही थी कि मैं उसके लिए अपने आप को फिट नहीं समझ रहा था। बीच बीच में छोड़ कर आ जाना, एक एक 1.5-1.5 साल तक न जाना, ये मेरा चलता रहा। इतना चलता रहा कि मैं भी ये सोचता था कि कब मुझे छुटकारा मिले जॉब से, और डिपार्टमेंट भी यही सोचता था कि कब ये जाएं। अंततः एक समय ऐसा आया, आप लोगों के प्रेम ने इस काबिल बना दिया मुझे कि हालांकि मुझे एक चैनल का उसमें सेक्रीफाई करना पड़ा। बड़ा चैनल था, यूट्यूब चैनल मेरा दूसरा जो था। लेकिन मैं उसके बाद ये बनने में सक्षम हो पाया कि मैं एक जॉब छोड़ करके फिर यूट्यूबर बन जाऊं पूरी तरीके से। फिर यूट्यूब पे मैंने पढ़ाना शुरू किया। हालांकि 1-1.5 साल का जो गैप रहा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत लोग बहुत आगे बढ़ गए और हम बहुत पीछे रह गए। लेकिन आप लोगों का प्यार लगातार बना रहा। लगातार सिलेक्शन, जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी कि सिलेक्शंस बहुत अच्छे अच्छे UP PCS हो, RO हो, वो लगातार होते रहे। और इस तरीके से विश्वास जो है, वो जो आज का मार्केट है उसमें बना रहा लोगों का, इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद भी। जो हमें जानते हैं, जो हमसे जुड़े हैं, उनको पता है कि हमारी क्वालिटी क्या है, हम क्या आपको प्रोवाइड करवाते हैं। हाँ, ज़रूर उसको लेकर शुरुआत में भ्रम रहता है कि क्या इतने में हो जाएगा, लेकिन जब आप उसको करते हो तब आपको समझ में आता है कि इतने की ही ज़रूरत थी। रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। यही एक मूल मंत्र जो मैं आपको बता सकता हूँ कि मटेरियल आपके पास पर्याप्त हो, उसका बार बार रिवीजन हो, यही आपके सफलता का एकमात्र मूल मंत्र, एकमात्र रणनीति होती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, ये आपकी एक्यूरेसी, आपके स्थान को पक्का करते हैं। कुछ छात्र पूछ रहे थे कि यूट्यूब क्या आप छोड़ देंगे, मतलब सब कुछ। तो कुछ नहीं, मैं एक जॉब जो कि बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है, आज भी लोग कोसते हैं जो हमारे करीबी हैं, क्यों छोड़ दिए, तो वो मैं छोड़ करके आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो आपसे दूर नहीं जाने वाला हूँ। और जैसा कि शुरुआत मैंने बताया कि मैं जॉब नहीं ज्वाइन करूँगा, वेरिफिकेशन भी कराने नहीं जाऊँगा मैं। तो मेडिकल वगैरह जो भी होता होगा प्रक्रिया, चूँकि PSC की जॉब तो नहीं मिली मुझको कभी, पहली बार है, तो मुझको नहीं पता है क्या होता होगा, तो मैं उन सब में चीज़ों में सम्मिलित नहीं होऊंगा। ये एक भ्रांति दूर हुई। दूसरा, आपको आपके टीचर, चूँकि बहुत सारे लोग सवाल भी उठाते थे, तो उनको भी जवाब आप लोगों की तरफ से मिल गया।
तीसरी बात है कि आपका जो भरोसा है वो ज़रूर मजबूत हुआ होगा कि आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, जब मेरे अव्यवस्थित तरीके के शेड्यूल, अव्यवस्थित तरीके की तैयारी और ज़ीरो आंसर राइटिंग, कोई आंसर राइटिंग नहीं, फिर भी सिलेक्शन हो गया, या फिर भी मैंने इंटरव्यूज़ दे लिए, यूपीएससी इंटरव्यू दे लिया। तो आप अगर व्यवस्थित तरीके से मेहनत करिए, सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है। तो आप लोग कमर कस के नए पैटर्न पे तैयारी करिए, जो भी हेल्प हो सकेगी यूट्यूब के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, पेड अनपेड दोनों तरह के हमारे जो छात्र हैं सबको, वो मैं ज़रूर करता रहूँगा इसी तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद।